हेलो, वेलकम टू लीगल लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवोर्स को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन मैं इसका डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें कि हम लोग ने डाइवोर्स बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, तलाक़ तफ़वीज़ जिसे कहते हैं, वो हम लोग ने डिस्कस किया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग ने तलाक़ तफ़वीज़ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बाय म्यूचुअल कंसेंट, खुला और मुबारत जिसका सब डिवाइड किया गया है वो डिस्कस करेंगे, और बाय जुडिशल डिक्री। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, बाय म्यूचुअल कंसेंट में के भी दो पार्ट हैं, एक खुला है, एक मुबारत है। अब खुला में क्या होता है कि इट इज़ डाइवोर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ वाइफ। ये वाइफ के रिक्वेस्ट से होता है, मतलब वाइफ रिक्वेस्ट करती है हस्बैंड से। मतलब एक तरह के से आप मान लीजिए वाइफ की तरफ से ऑफ़र होता है जिसको हस्बैंड एक्सेप्ट करता है। और इसमें एक चीज़ है, ये है कि वाइफ कंसिडरेशन में कुछ देगी, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी में से, जो वाइफ की प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हस्बैंड को कंसिडरेशन देगी। अ डाइवोर्स बाय खुला इज़ अ डाइवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ इन विच शी गिव्स और अग्रीज अ कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज। वो हस्बैंड को कंसिडरेशन देती है कि मुझे अपनी जो मैरिज टाई है उससे आज़ाद कर दो, उससे रिलीज़ कर दो। और ये एक टाइप का कंपनसेशन होता है जो कि वाइफ के द्वारा पेड किया जाता है उसके हस्बैंड को, वाइफ की प्रॉपर्टी से। ध्यान रखिएगा, वाइफ की प्रॉपर्टी से उसको जो प्रॉपर्टी मिली रहती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉवर है, जो महर है, वो वाइफ की प्रॉपर्टी होती है, और डॉवर से, महर से वो ये कंपनसेशन पेड कर सकती है। अब एसेंशियल्स ऑफ खुला क्या है, मैंने आपको बताया कि ये एक वाइफ की तरफ से ऑफ़र होता है, और जिसमें एक कंसिडरेशन होता है, और जिसको हस्बैंड एक्सेप्ट करता है उस ऑफ़र को। तो जैसे ही हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, एज सुन एज ऑफ़र फॉर खुला इज़ एक्सेप्टेड, इट बिकम्स एन इर्रिवोकेबल टैलॉक्स, जिसको हम लोग तलाक़ बैन कहते हैं। जब हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इर्रिवोकेबल एट दैट पॉइंट हो जाता है। और वाइफ को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है इद्दत पीरियड। जब हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा ये इर्रिवोकेबल वैसे ही हो जाएगा, और उसी के फ़ौरन बाद वाइफ इद्दत पीरियड ऑब्ज़र्व करने लगेगी। तो खुला में भी ऑब्ज़र्व पीरियड होता है, और मुबारत में आपको आगे बताऊंगा उसमें भी इद्दत पीरियड होता है। अब देखिए, मुबारत क्या होता है। मुबारत ये होता है कि खुला में वाइफ रिक्वेस्ट करती है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ वाइफ। वाइफ हस्बैंड से क्या है कि मतलब वाइफ की तरफ से ऑफ़र जाता है। लेकिन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट में किसी भी तरफ से, मतलब चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ की किसी भी तरफ से ऑफ़र आ सकता है कि दोनों की, मतलब कि दोनों की इसमें म्यूचुअल कंसेंट रहती है ना। सिर्फ वाइफ की तरफ से नहीं रहता ये, इसमें म्यूचुअल कंसेंट रहती है कि इट कंसिस्ट म्यूचुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द मैरिज। इन मुबारक द एवर्जन इज़ म्यूचुअल एंड बोथ द साइड्स डिज़ायर सेपरेशन। देखिए, इसमें जो हस्बैंड वाइफ दोनों साइड जो हैं उनकी डिज़ायर रहती है, उनकी चाह रहती है अलग होने की, सेपरेशन होने की। इसलिए इसमें एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। तो इस मुबारक में म्यूचुअल कंसेंट इन्वॉल्व होती हैं। वाइफ में म्यूचुअल कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। वाइफ की तरफ से एक ऑफ़र होता है हस्बैंड के लिए जिसको हस्बैंड एक्सेप्ट करता है। मुबारक में दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होती है, मतलब, और दोनों की डिज़ायर भी होती है, मतलब कि एक तरह से विल होती है दोनों की। अब इसमें है, इस मोड जो है, जो डाइवोर्स का ये वाला मोड है मुबारक, इसमें ऑफ़र किसी भी साइड से आ सकता है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। और व्हेन एन ऑफ़र ऑफ मुबारक एक्सेप्टेड, जब मतलब अगर वाइफ ऑफ़र करेगी तो हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा, हस्बैंड करेगा तो वाइफ। ये होता है मुबारक में। और किसी ने भी अगर एक्सेप्ट कर लिया, बीट वाइफ, और मतलब अगर चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो वो इर्रिवोकेबल डाइवोर्स हो जाता है, तलाक़ बैन हो जाता था। और तलाक़ बैन इर्रिवोकेबल हो जाता है। और इसमें भी इद्दत जो होता है वाइफ का, वो नेसेसरी होता है, वो ज़रूरी होता है। अब देखिए, बाय म्यूचुअल कंसेंट में खुला हो गया, मुबारक हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब एंड में बाय जुडिशल डिक्री आता है। अब देखिए, जुडिशल डिक्री में तीन चीज़ हैं। मैं आपको लियान क्या होता है, फस्क क्या होता है, मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। ये मतलब कि थ्योरी के उससे बस ज़रूरी है, बाकी ये प्रैक्टिकली इसका कोई काम नहीं है। देखिए, लियान में क्या होता है कि मतलब ये फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री होता है, मेरे हिसाब से ये प्रिवेल नहीं करता है। तो लियान में बस आप इतना समझ लीजिए कि ये फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री होता है, जो कि हस्बैंड द्वारा लगाया जाता है। तो उसके मतलब उसके बेसिस पे कोर्ट से जाके डिक्री ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इंडिया में है नहीं।
फ़स्क मैं आपको बताता हूँ फ़स्क क्या होता है। ये एक कैंसिलेशन ऑफ मैरिज है थ्रू थ्रू काजी। अब देखिए जो मुस्लिम मैरिज जो एक्ट है 2019, अरे सॉरी, जो मुस्लिम डिसोल्यूशन जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, उसके पहले जितने भी डिवोर्स होते थे वो फ़स्क के थ्रू ही होते थे कि हस्बैंड और वाइफ एक काजी के पास जाते थे, उनको अपनी जो दिक्कतें हैं जो प्रॉब्लम्स है वो बताते थे, और काजी जो है वो दिक्कतें देख के वो डिवोर्स दे देता था। तो एक काजी ही एक जुडिशियल उसका काम करता था। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के आने से पहले, मैं 1939 के पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब 1939 में ये लेजिस्लेशन आया, ये एक्ट पास हुआ, तो जुडिशल डिवोर्स जो है उसमें सेक्शन 2 में कई सारी कंडीशंस दे दी गई कि इन अगर ये कंडीशंस आ रही हैं तो एक जो मुस्लिम वाइफ है वो ऑब्टेन कर सकती है डिक्री एक कोर्ट से, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री होगी। और वो ग्राउंड्स कौन कौन से होना चाहिए, ये सेक्शन 2 आपको कहता है। सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट ले डाउन द ग्राउंड्स अंडर मुस्लिम वाइफ कैन ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। अब देखिए ये कंडीशन कौन कौन सी है। ये कंडीशन इनमें से कोई होना चाहिए, या तो एब्सेंस ऑफ हस्बैंड होना चाहिए, फिर मैं आपको डीप तक नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, बाकी आप लोग अगर बेयर एक्ट खोल के अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि ये एब्सेंस ऑफ हस्बैंड मतलब कितने दिन तक होना चाहिए, फेलियर टू मेंटेनेंस होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड होना चाहिए, है ना, फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन हो चाहिए, इम्पोटेंसी है, इंसैनिटी है, लेप्रेसी है, रेपुडिएशन है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड है, और क्रुएल्टी मैं आपको बता दूँ आईपीसी में क्राइम भी है, ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय मोहम्मदन लॉ। मतलब ये सारी कंडीशंस हैं, ग्राउंड्स के बेसिस पे एक जो मुस्लिम वाइफ है वो डिक्री ले सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। अब देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो कि इसके पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था। देखिए जो तोहर पीरियड होता है, जिसके जो जो तलाक़ हसन है, तलाक़ हसन में जो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट होता है वो तोहर पीरियड में ही हस्बैंड कह सकता है। तोहर पीरियड मैंने आपको बताया था कि तोहर पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वाइफ जो रहती है वो मेंस्ट्रुअल नहीं रहती, मतलब जो दो मेंस्ट्रुएशन है वाइफ की उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको तोहर पीरियड कहते हैं। तो तोहर पीरियड में ही हस्बैंड प्रोनाउंस करेगा पहला तलाक, फिर अगले तोहर पीरियड में वो दूसरा तलाक वो करेगा। ये मतलब एक जो तोहर पीरियड है, मान लीजिए तोहर पीरियड 20 दिन का है, तो उसमें उस 20 दिन में ये नहीं कि वो दो बार प्रोनाउंस कर दे, उस 20 दिन में वो एक बार ही प्रोनाउंस करेगा तलाक। फिर अगले तोहर पीरियड जब आएगा, मतलब कि उस तोहर के बाद मेंस्ट्रुएशन आएगा, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो अगला तोहर पीरियड आएगा फिर उस तोहर पीरियड में सेकंड प्रोनाउंसमेंट होगा। ये मत समझ लीजिएगा कि मान लीजिए 20 दिन का तोहर पीरियड है तो 20 दिन में वो दो बार तलाक प्रोनाउंस करके काम चला लेगा, ऐसा नहीं होगा। हर पीरियड में, हर तोहर पीरियड में एक बार ही माना जाएगा। तो ऐसे करके 3 तोहर पीरियड होगा तो ऑलमोस्ट मतलब 90 से 100 डेज़ के अंदर वो मैरिज जो है वो इर्रिवोकेबल हो जाएगी थर्ड प्रोनाउंसमेंट में। तो बस आप लोग को इतना ही बताता है। और ये जो जो मेंस्ट्रुएशन की वाली चीज़ है, ये सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए किसी चीज़ वोमेन के मेंस्ट्रुएशन नहीं है, अगर उसके मेनोपॉज आ चुका है या तो उसका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो ये दोनों केस में उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं है, तो वो वाली कंडीशन जो है तोहर पीरियड वाली वो अप्लाई नहीं होगी तलाक़ हसन में। और तलाक़ एहसन में मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोनाउंसमेंट होता है, 3 प्रोनाउंसमेंट नहीं होते। एक प्रोनाउंसमेंट के बाद जो वाइफ रहती है वो इद्दत में बैठ जाती है। तो ये सबसे सही तरीके के जो तलाक हैं, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई वीडियो के साथ आएंगे जो कि मुस्लिम लॉ से ही रिलेटेड रहेगी। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।